Hello everyone, our topic for today is counseling. From this lecture you will able to understand the meaning of counseling, various definitions of counseling, principles of counseling, approaches to counseling, जिसके अंदर हम 3 approaches की बात करेंगे, डायरेक्टिव अप्रोच, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच एंड इलेक्टिव अप्रोच and its stages, merits, demerits. So let's start the video with the meaning of counseling. अगर बेसिकली हम बात करें तो काउंसलिंग एक तरीके की टॉक थेरेपी होती है, या जनरल वर्ड में बताए तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ पर्सन या पीपल मीट with a trained professional counselor to talk about issues and problems they are facing in their lives. तो अगर बात करें तो काउंसलिंग is the provision of professional assistance and guidance in resolving personal or psychological relations. तो जहाँ पे आपके पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपकी आती है, मतलब जो प्रॉब्लम्स आपके इमोशन से रिलेट करती है, डेली लाइफ में आप फेस करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से प्रोफेशनल असिस्टेंस यानी कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, वो आपको काउंसलिंग देता है, एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है, वो ही काउंसलिंग होती है। तो यही, अगर इसको सिंपल वर्ड में समझे तो यही हमारी काउंसलिंग होती है, एक तरीके की एडवाइस या गाइडेंस। अब बात करें, टिपिकली काउंसलिंग इज द फॉर्म ऑफ टॉकिंग थेरेपी दैट अलाउज पीपल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, वरीज एंड एनी डिफिकल्ट फीलिंग्स दे आर एक्सपीरियंसेस इन अ सेफ एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट। तो सेफ इन्वायरमेंट, जब आप किसी भी काउंसलर से बात करेंगे तो आपको काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, वो आपकी बात अच्छे से सुनेंगे। एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट, वहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं करेगा। उसमें आपका अगर कोई फ्रेंड है, वो आपको लगता है कि ये मेरा काउंसलर है, तो वो भी आपको जज नहीं करते। हम ऐसे ही इंसान के पास जाते हैं, वो ही हमें अच्छी एडवाइस देते हैं। तो लोग अपनी प्रॉब्लम बेसिकली वहीं पे शेयर करते हैं जहाँ पे उन्हें नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट मिलता है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस में यही होता है, जिससे भी हम काउंसलिंग लेने जाते हैं, जिस भी प्रोफेशनल व्यक्ति से काउंसलिंग लेने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वो सेफ और नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट देते हैं। आगे बात करें तो और बहुत सारे डेफिनेशंस है काउंसलिंग की, तो हम हार्म एंड मेकम की डेफिनेशन देखते हैं। तो काउंसलिंग इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल ट्रबल्ड बाय प्रॉब्लम्स विद विच ही कैन नॉट कोप अलोन। यानी कि प्रॉब्लम्स तो हमारे सामने बहुत सारी आती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको खुद से हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाते हैं, जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफाइड होता है, वो इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए जो मेथड्स हैं उनके बारे में वो जानता है। तो यही है काउंसलिंग, एक 1-to-1 रिलेशनशिप है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पास प्रॉब्लम्स है, उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, और दूसरा व्यक्ति प्रोफेशनल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये हमने बात की। सेकंड है, द NHS UK ने कैसे डिफाइन किया है काउंसलिंग को। तो इन्होंने बोला है यही एक टॉकिंग थेरेपी है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की। दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट लिसनिंग टू यू एंड हेल्पिंग यू फाइंड वेज टू डील विद इमोशनल इशूज। तो यहाँ पे इमोशंस आपके ऐड होते हैं, तो उनसे डील करने के लिए हम एक टॉकिंग थेरेपी लेते हैं, तो वही होती है काउंसलिंग। आगे बात करें तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। हर एक प्रोफेशन के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसी तरह काउंसलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो इससे पहले प्रिंसिपल वर्ड आया, तो अगर इसको समझे तो प्रिंसिपल होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट विद जनरलाइजेशन। कुछ ऐसे प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो जनरल है, हर जगह पे फॉलो किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी आप काउंसलिंग लेंगे तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो हर जगह फॉलो होने चाहिए, वही एक काउंसलिंग होगी। तो जैसे फर्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करना, जो काउंसलर है वो काउंसलिंग को एक्सेप्ट करे पूरे उससे। एक्सेप्ट ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है तुम मुझे अपनी बात बताओ, एक्सेप्ट इस तरीके से एक्सेप्ट बाय हार्ट, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसको जज ना करे। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, यानी कि उस इंसान की जगह पे खुद जाके उसकी जो दर्द है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको खुद से फील करे। एक ऐसी, यहाँ पे आपको सिंपैथी नहीं दिखानी है, एम्पैथी दिखानी है, जो कि कभी कभी फ्रेंड्स के बीच में आप देखेंगे कि कुछ लोग एम्पैथेटिक होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स एम्पैथेटिक होते हैं, तो उन्हीं के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहोगे। तो इसी तरह काउंसलर को एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात करें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आपको काउंसलिंग लेनी है, कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, तो वहाँ पर काउंसली और काउंसलर के बीच में, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनके 2 शिष्य थे, एक स्वामी विवेकानंद और एक और उनके शिष्य थे। तो उनके आश्रम में एक व्यक्ति आते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जो ये व्यक्ति है इन्हें ज्ञान देना है। अपने दोनों शिष्यों को बोलते हैं कि इन्हें ज्ञान देना है,
और कुछ ऐसा टाइम है, मान लीजिए 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में इन्हें हमें ज्ञान देना है। तो जो पहले वाले शिष्य होते हैं वो पूरी बातें बताते हैं, पूरी ज्ञान की बहुत सारी बातें करते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो वो इंसान बिल्कुल एकदम बोर हो जाता है, उसको नींद आने लगती है, उसका ऐसा हाल हो जाता है। फिर हमारे स्वामी विवेकानंद आते हैं, तो वो उससे बात करते हैं, उस इंसान से, कि आप कहाँ रहते हो, आप यहाँ पे क्यों आए, या उनकी लाइफ से जुड़ी बातें करते हैं। और फिर जब टाइम पूरा हो जाता है, फिर वो बात करते हैं कि आज हमने ये सब जाना, कल हम बात करेंगे ज्ञान पे। तो इससे क्या है कि वो फिर जो रामकृष्ण परमहंस थे, वो बोलते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप किया, उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया। तो फिर जो दूसरा शिष्य है वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने तो जनरल बात की है, बट यहाँ पे क्या था कि आप कैसे दूसरे इंसान को अपने से कनेक्ट कर पाते हो, कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। तो यही यहाँ पे बात हुई प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा काउंसलिंग के प्रोसेस में होना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो भी बात काउंसलर आपको बता रहा है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उसे एक सेफ इन्वायरमेंट मिले, उसे ना लगे कि अगर मैं कुछ बात बता रहा हूँ तो वो बात कहीं ना कहीं आप दूसरे इंसान को जाके बताएंगे। तो ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए बातें। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि एक की बात को हम एक तक ही सीमित रखते हैं, एक पर्सन की बात को उसी तक सीमित रखेंगे। जैसे कि कोई अगर पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो डॉक्टर कभी भी वो बात किसी और पेशेंट को या इधर उधर कभी नहीं बताते। अगर वो बात इस तरीके की है, वो इंडिविजुअल तक रखनी है, तो वो हमेशा इंडिविजुअल तक रखते हैं। तो ये भी मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी वैल्यू पूरी की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि हमें जज नहीं करना है, दूसरे इंसान की जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सुनना है, एम्पैथी दिखानी है, एक्सेप्ट करना है इंसान को। और फिर यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल होता है। ये हमने प्रिंसिपल्स की बात की। अब बात करते हैं अप्रोचेस टू काउंसलिंग। अब ये अप्रोचेस आया, तो अप्रोचेस क्या हुआ, तो अप्रोचेस बेसिकली बात करते हैं कि किसको हमें इंपॉर्टेंस देनी है, प्रॉब्लम में स्टेप्स कौन से होंगे और कौन सेंटर में होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तो प्रॉब्लम हमारी होती है, दूसरा होता है काउंसलर, और फिर एक होती है काउंसलिंग। तो ये 3 लोग होते हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सेंटर में है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, यहीं से हमारी अप्रोचेस निकल के आती है। तो 3 मेन अप्रोच यहाँ पे है, डायरेक्टिव अप्रोच, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच एंड एक्लेक्टिव अप्रोच। तो इसको जाने, तो पहले हमारी डायरेक्टिव अप्रोच टू काउंसलिंग है। डायरेक्टिव अप्रोच को अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने दिया था E.G. विलियमसन ने, इन्होंने इसको फाउंड किया था। और इसको हम पर्सपेक्टिव काउंसलिंग भी बोलते हैं, या एक और वर्ड डायरेक्टिव का बोले तो ये एक्टिव, काउंसलर एक्टिव या काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच होती है। यानी कि यहाँ पर काउंसलर को मेन माना जाता है, उसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी काउंसलिंग जो प्रोसीजर है उसमें मैक्सिमम टाइम काउंसलर ही बातें करता है। तो इसका वन ऑफ द मेन गोल इज टू रिप्लेस द इंडिविजुअल इमोशनल बिहेवियर विद पर्पजफुल इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे इमोशनल बिहेवियर की ज़्यादा बात नहीं की जाती, यानी जो काउंसलिंग है उससे इतनी बात नहीं की जाती कि वो पूरे इमोशंस में आके पूरी बातें बताए, थोड़ी इंटेलेक्चुअल, क्या सही क्या गलत, इस तरीके की बातें की जाती है। और यहाँ पे क्या है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इमोशनल एस्पेक्ट पे कम फोकस किया जाता है। एंड काउंसलर डायरेक्ट द काउंसलर टू थिंक अप बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग। तो यहाँ पे बस क्या है, प्रॉब्लम काउंसलिंग ने बताई, और काउंसलर सारी सेंटर में वही रहेगा, और वो क्या है, डायरेक्ट करेगा, सोचने के लिए इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेगा, इंटरप्रेट करेगा और एडवाइस देगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो अब बात करें इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस होंगी, तो यही हमारी बेसिक स्टेज है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हमने उसका एनालिसिस किया, फिर सिंथेसाइज किया, फिर डायग्नोज किया, फिर प्रोग्नोसिस किया, फिर काउंसलिंग हमारी प्रोसीजर हुआ, और फिर फॉलोअप की कैसे कैसे ये प्रोसीजर हमें करना है। ये इसके स्टेजेस है। तो ये इस स्टेजेस में आपने देखा, जैसे ये तो आप समझ गए होंगे, बेसिक एनालिसिस, सिंथेसिस। अब ये डायग्नोसिस जो है, यहाँ पे क्या है कि हम प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, इसका मतलब होता है मीन्स टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम। और जैसे प्रोग्नोसिस भी यहाँ पे वर्ड आया, तो इसका मतलब है कि हम क्या हो सकता है, एस्टिमेट करना, प्रेडिक्शन करना अबाउट द प्रॉब्लम की फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको देखते हुए काउंसलिंग दी। और फॉलोअप में यही कि आपको 2-3 मंथ्स तक इस तरीके से काउंसलिंग लेनी है, ये करना है, वो करना है, सॉल्यूशंस बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये रहे हमारी स्टेजेस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट की अब बात करें इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, तो मेरिट्स यही है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि एक काउंसलर ही है वही बात करेगा तो कम टाइम कंज्यूम होगा।
and best method at lower level where the client is not in a position to analyze his own problem. क्लाइंट को जो क्लाइंट है उसको खुद की प्रॉब्लम ही एनालाइज नहीं हो पा रही, वो समझ नहीं पा रहा अपनी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे क्या है, उसको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे काउंसलर का ज़्यादा रोल होगा, तो ये बेस्ट होगा। तो इसी तरह ये इसकी मेरिट हुई। और ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, इमोशनल पे कम फोकस करती है। इमोशनल में थोड़ा हो जाता है कि क्या सही क्या गलत, बट इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में देखें तो हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये इसकी मेरिट्स हुई। डीमेरिट्स की बात करें तो इट विल नॉट हैव द इंडिविजुअल टू डेवलप एनी एटीट्यूड थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस। कोई एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, बस जैसे काउंसलर ने बोल दिया वो वैसे ही चीज़ों को करता है, फॉलो करता है। द पर्सनल ऑटोनोमी इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट इज नॉट रेस्पेक्टेड, इट लीड्स टू न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। जो पर्सनल ऑटोनोमी है, इंटीग्रिटी है क्लाइंट की, जो और भी चीज़ें और भी बातें वो बता सकता है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ काउंसलर पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। तो इट इज़ अ काउंसलर ओरिएंटेड, सो क्लाइंट बिकम्स फुली डिपेंडेंट ऑन द काउंसलर। तो यही हमने बात की, पूरा क्लाइंट उसी पे डिपेंड हो जाता है। वो खुद की, अगर हो सकता है वो खुद ही प्रॉब्लम को अच्छे से ना बता पाए, बट काउंसलर क्या है, फिर उसको गाइड करना स्टार्ट कर देता है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी आए। नेक्स्ट अप्रोच हमारी रही नॉन डायरेक्टिव अप्रोच टू काउंसलिंग, और इसको हमें दिया था कार्ल आर रोजर ने, एंड इसको हम परमिसिव काउंसलिंग भी बोलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरह है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप समझ गए होंगे, जहाँ पे चाइल्ड का ज़्यादा रोल था, टीचर का कम रोल था। सिमिलरली यहाँ पे जो काउंसलर है उसका कम रोल है, काउंसली जो है, जो काउंसलिंग लेना चाहता है उसका रोल ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, काउंसली सेंटर्ड ये अप्रोच है, काउंसली यहाँ पे एक्टिव है। तो इस अप्रोच के में क्या है कि क्लाइंट है वो फ्री टू एक्सप्रेस इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाए, और उसके बाद ही काउंसलर उसको गाइड और डायरेक्ट करता है। तो इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इमोशनल जो एलिमेंट्स है उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स, क्योंकि जितना इमोशनल एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर निकल के आएगी, उतना इजीली जो काउंसली है वो अपनी प्रॉब्लम को बता पाएगा। अब इसमें इस स्टेजेस की बात करें अगेन फिर से, तो सबसे पहले हमारी आएगी, जैसे पहले तो हम फ्री यहाँ पे क्या होगा, जो प्रॉब्लम की सिचुएशन है हम उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से है। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग रहेगी काउंसलिंग की। इनसाइट का डेवलपमेंट होगा कि अच्छा ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हुआ था, इस तरीके से। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। फिर क्या है, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। तो इसी तरह ये हमारा पूरा साइकिल, ये स्टेजेस चलती है। टर्मिनेशन में हम प्रॉपर देखते हैं कि मान लीजिए 30 मिनट्स तक हम काउंसलिंग देंगे, बट 30 मिनट्स तक जो बंदा है वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाया, तो हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं, अच्छे से उसकी बात सुनते हैं, फिर उसको टर्मिनेट किया जाता है पूरा सुनने के बाद। तो ये रही हमारी स्टेजेस। अब इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स आ जाती है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच की। तो मेरिट्स की बात करें तो इसमें क्या है, काउंसलर काफ़ी इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, पूरा आत्मनिर्भर है, खुद से बता सकता है अपनी प्रॉब्लम को, और कहीं ना कहीं इतनी एबिलिटी उसके पास है कि वो खुद को डायरेक्ट भी कर सकता है, बट कोई इंसान उसको सुने। तो इट हैज़ द क्लाइंट टू अटेन इमोशनल इंटेग्रिटी एंड हेल्प टू रीच हिज फुल ग्रोथ। पूरी प्रॉब्लम को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि उसे इमोशनल इंटेग्रिटी मिली हुई है। इमोशंस को अच्छे से, इमोशंस में आके वो पूरी बात अच्छे से बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है बेसिकली अपने इमोशंस को। एंड इट हैज़ क्लाइंट टू अटेन मोर सस्टेनेबल एडजस्टमेंट टू हिज सिचुएशन, यानी कि जब क्लाइंट अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो फिर उसे ये भी पता चलता है, जब सॉल्यूशन मिलता है, कि अगर इन फ्यूचर सेम प्रॉब्लम मुझे होती है तो मैं उससे कैसे कोप अप करूँगा। तो इस टाइप से ये सस्टेनेबल एडजस्टमेंट की को भी बढ़ाता है। एंड दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग लीव्स इट्स इंप्रेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक रहता है, क्योंकि इंसान अपनी प्रॉब्लम को पूरा ओपन अप होके बता पाता है, फिर उसे उसकी सॉल्यूशन मिलता है, तो ये लॉन्गर पीरियड तक रहता है। डीमेरिट्स की बात करें तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बेसिकली दोनों जो काउंसलर है वो पूरी प्रॉब्लम अच्छे से बताएगा, सारे एस्पेक्ट देखे जाएंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जैसे अगर कोई लेस मेच्योर्ड और लेस इंटेलिजेंट क्लाइंट है तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि पूरा एक काउंसली सेंटर्ड है, वो जैसे प्रॉब्लम बताएगा उसको बस हल्की सी डायरेक्शन मिलनी है काउंसलर के थ्रू। तो अगर कोई लेस मेच्योर्ड है, लेस इंटेलिजेंट है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, सही गलत की समझ नहीं है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को भी अच्छे से नहीं बता पाएगा, वो कुछ छिपा भी सकता है, और ये अगर बता दी तो जो उसे गाइडेंस मिलेगी तो वो उसको भी कैसे अप्लाई करता है ये भी हम नहीं बता सकते। एंड स्कूल्स में भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सभी को अलग अलग से बैठा के इतना टाइम नहीं होता किसी भी काउंसलर के पास। तो एज द प्रोसेस इज क्लाइंट ओरिएंटेड, तो सो द सॉल्यूशन
to the problem may be not accurate because the judgment of the client cannot be relied entirely। पूरा कि क्लाइंट ने सही बात बताई है या उसने सही से प्रॉब्लम को समझा भी है, तो ये हम नहीं बता सकते, इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे इसमें डिमेरिट्स आ जाती है। तो ये हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स जानी। फिर हमारी आती है थर्ड अप्रोच, एक्लेक्टिक अप्रोच टू काउंसलिंग। अब जहाँ पर हमने देखा कि एक तो काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच थी, दूसरी काउंसलिंग सेंटर्ड अप्रोच थी, तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस की भी ज़रूरत है। तो ये क्या है अप्रोच, दोनों के बीच में बैलेंस बनाती है। इसके अंदर काउंसलिंग और काउंसलिंग दोनों ही, काउंसलर और काउंसलिंग दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे। और इसको क्या है, ईसी थ्रोन इन्होंने दिया था इस अप्रोच को। एंड ये एक तरीके का कम्बिनेशन है, सिंथेसिस है डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का। यहाँ पे क्या है, काउंसलर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ना ही ज़्यादा पैसिव है। सिमिलरली ये क्या है, दोनों का ही यही है कि दोनों ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा पैसिव नहीं है, एक मिडिल कोर्स है दोनों के बीच का। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इजीली चेंजेस होते हैं इसके अंदर, प्रॉब्लम को समझ के आप कहीं ना कहीं चेंज करेंगे, अच्छा आप ऐसे करना है ऐसे करना है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एक्सप्रेशन है, एंड इज़ ओपन टू बोथ द काउंसलर एंड क्लाइंट, दोनों के लिए ओपन होती है। तो आई थिंक दोनों अप्रोचेस में थर्ड अप्रोच काफ़ी बेटर है, यूजुअली यही फॉलो की जाती है जब आप कहीं पे काउंसलिंग लेने जाते हैं। इसकी स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इस्टेब्लिशिंग रैपर्ट। हम रैपो बनाते हैं कि जो भी हमारे काउंसली है उनके साथ काउंसलर एक रैपो बनाता है, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर बात करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली बता पाए, खुल के बता पाए। फिर प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, पीछे क्या रीजंस थे, आगे क्या करना है। इसी तरीके से पूरा एनालिसिस होता है। फिर एक टेंटेटिव प्लान प्रिपेयर किया जाता है फॉर मॉडिफाइंग बिहेवियर, कि कैसे हम बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे टाइम के साथ साथ। फिर काउंसलिंग की जाती है, फिर फॉलोअप लिया जाता है, तो कि कैसे कैसे कितने कितने टाइम तक आपको काउंसलिंग लेनी है। तो ये सब इसकी स्टेजेस आ जाती है इक्लेक्टिक काउंसलिंग की। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट यही है, हाईली फ्लेक्सिबल है कि आपकी कोई भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बदल सकते हैं। और बेटर इंसाइट प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ और वीकनेस का, प्रॉपर दोनों ही अच्छे से, दोनों का रोल होता है यहाँ पे, काउंसलिंग और काउंसलर का, और दोनों ही एक्टिव है तो बेटर सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके भी डिमेरिट्स हो सकते हैं जैसे रोल ऑफ काउंसलर एंड काउंसलिंग आर नॉट प्री डिटरमाइन, कि कितना किसको कितना रोल मिलेगा ये भी डिटरमाइन नहीं है, वो तो सिचुएशन पे बेस्ड है, कैसी सिचुएशन या कैसी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड काउंसलर की नीड होगी कि उसको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को पता हो, क्योंकि काउंसलिंग ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो कहीं ना कहीं काउंसलर का भी प्रॉपर एक तरीके से स्किल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी प्रॉब्लम का एक बेटर सोल्यूशन हमें मिल पाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के हमें काम करना है। तो ये हमने जाना काउंसलिंग क्या है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, और कौन कौन सी अप्रोचेस है, उनकी स्टेजेस क्या क्या है, उनकी मेरिट्स क्या क्या रही, उनकी डिमेरिट्स क्या क्या रही, तो ये सब हमने जाना। सो अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड कोर्स से रिलेटेड या एलएड कोर्स से रिलेटेड तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।